एम आई ऑडिबल? सबको सबको आवाज जा रहा है ना? यस सर। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग एक चैप्टर कर ले रहे हैं, छोटा सा, प्रेसिडेंट। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। और प्लीज फिर से बता रहे हैं, जो आर्टिकल बताएंगे उसको याद कीजिएगा, जो समझाएंगे उसको याद कीजिएगा, अपने मन से मत कुछ कीजिएगा। ओके। और जिसको आता है पहले से, दैट इज वेरी गुड। अगर आपको पहले से आता है चीज तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, बट अलग से चीजें नहीं करनी है। हाँ हाँ, डाउट डाउट पूछ लीजिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा अंतिम में। ओके, अभी मेरे को एक बार बस पढ़ा लेने दीजिए, पूरा का पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद जो है हम डाउट सबका लेंगे धीरे धीरे करके। ओके, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हम लोगों को एक प्रेसिडेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट स्ट्रांग नहीं होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन स्ट्रांग होता है? तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होता है तो हमने प्रेसिडेंट चुना ही क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो परमानेंट नहीं रह सकता। कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी समाप्त हो जाएगी, है ना। अगर उसको लोकसभा में बहुमत नहीं प्राप्त है, तो लोकसभा में बहुमत नहीं प्राप्त है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो उस समय हमारे स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया। ये सिर्फ एक संवैधानिक हेड है, एक नॉमिनल हेड है, राइट। तो जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसमें दो तरह के हेड पाए जाते हैं। एक आपके नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड जो कि प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को बोला जाता है डिजियोर हेड के नाम से भी, और प्रेसिडेंट को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाम से भी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाम से भी। और जो प्रेसिडेंट है, ये हेड ऑफ स्टेट है, हमारे स्टेट के हेड हैं, हेड ऑफ स्टेट। ये हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी फैसले लिए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। क्योंकि इंडिया के इतिहास में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा होगा जब इंडिया बिना प्रेसिडेंट का रहा होगा, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा होगा। बट बहुत सारे ऐसे समय आ चुके हैं जब 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 हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं रहे, जब सरकारें गिर गई थी, राइट। तो इसीलिए प्रेसिडेंट के पद को चुना गया। ये सिर्फ एक सम्मानीय पद है, इसके पास ज्यादा पावर नहीं होता है, इसीलिए प्रेसिडेंट को डिजियोर हेड कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम बात करें तो रियल हेड कौन होता है? रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत अधिक शक्ति होती है। प्राइम मिनिस्टर को डिफेक्टो हेड कहा जाता है, कि प्राइम मिनिस्टर सही मायनों में हेड है। लेकिन आप लोग डीयू में जाइएगा, विश्वास मानिए, शायद सेमेस्टर 1 में ही हम लोगों ने पढ़ा था, मास्टर्स में। एक आपका जेम्स मैनोर का आर्टिकल है कि इंडिया का प्रेसिडेंट कितना पावरफुल हो सकता है अगर वो अपने औकात पे आ जाए तो। इंडिया के संविधान ने प्रेसिडेंट को बहुत ताकत दे रखे हैं, बहुत ताकत दे रखे हैं। पर प्रेसिडेंट जो है मर्यादा का पालन करता है। प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, अगर आप आर्टिकल 74 की अगर बात करें तो इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कि राष्ट्रपति को जो है कोई भी काम करना है ना, तो वो जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो आपका मंत्री परिषद है, उसके सलाह से करना है। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री की बातें सुननी है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। और प्रेसिडेंट शपथ लेता है, प्रेसिडेंट शपथ लेता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन का शपथ लेता है, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, राइट। इसीलिए प्रेसिडेंट मर्यादा में रहता है। लेकिन जेम्स मैनोर का ऐसा मानना था, उस आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, मैं दंग रह गया था। उससे पहले मैंने उस विचार से कभी सोचा ही नहीं था। जैसे आप लोगों को मैंने रोनाल्ड डॉर्किन का डीयू का रीडिंग से पढ़ाया था इक्वालिटी, तो कितना मजा आया था आप लोगों को पढ़ने में। आप लोगों को लगा था कि वाह कितना मजा आया क्लास में, सबको मजा आया था ना। उसी तरह से वो रीडिंग पढ़ के लगा कि वाह, इसको कहते हैं कि कुछ अच्छा मैंने पढ़ा। उसमें बताते हैं जेम्स मैनोर कि के आर नारायणन ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, कैसे राजेंद्र प्रसाद ने जब वो अपनी औकात पे आ गए तो किस तरह से जो है प्रधानमंत्री को नचा के रख दिया था। ओके, बताते हैं इसके बारे में।
आर वेंकटरमन भी खुद कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, बस प्रेसिडेंट उसको यूज नहीं करता। तो आपके किताबी भाषा के लिए, किताबी ज्ञान के लिए, लक्ष्मीकांत के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पास कोई खासा शक्तियां नहीं होती। राष्ट्रपति एक कठपुतली है, ऐसा ही कहा जाता है। और राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है जो कि मंत्री परिषद के सलाह पर काम करता है, और ये इसका दायित्व भी बनता है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 74 में। लेकिन सही मायने में प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, मास्टर्स में जाकर एक्सप्लोर करिएगा इसके बारे में। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, मैंने बता ही दिया। प्रेसिडेंट का पोस्ट कौन से कंट्री से लिया हुआ है? प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया हुआ है यूएसए से। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया हुआ है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अभी मैंने तुरंत पढ़ाया, कहाँ से लिया हुआ है जी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कौन बताएगा? राइट नाउ आई टोल्ड यू, पिछले वाले अभी तुरंत क्लास में 10 मिनट पहले। हाँ मन बोलिए। अरे बाप रे, इजराइल लिख रहे हैं अंकित। आयरलैंड, आयरलैंड, इजराइल नहीं, ओके, आयरलैंड। ओके, यस सर। आयरलैंड होगा, इजराइल नहीं होगा। ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम से नहीं। मैंने इलेक्टोरल सिस्टम में आपको पढ़ाया था, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम से ही प्रेसिडेंट का चुनाव होता होगा। एक ही जैसे हैं दोनों, एक नहीं थे, मैंने आपको बताया था। तो प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रणाली से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, याद रखिएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मैंने लिस्ट सिस्टम पढ़ाया था, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पढ़ाया था। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की सिस्टम है, उससे जो है प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए, वेरी वेरी गुड, करेक्ट। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? सबसे पहला, आप तो इस देश के नागरिक होने चाहिए, आप इस देश के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र कम से कम 35 साल तो होनी ही चाहिए। आप अगर 35 साल के कम उम्र के हैं तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? अगर प्रेसिडेंट को मन किया कि मुझे रिजाइन करना है, तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देगा? कौन बताएगा? हाँ बताइए पुट्टू। सर वाइस प्रेसिडेंट को। हाँ वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा रेजिग्नेशन? जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये जजेज है, सेज है। अरे नहीं भाई, प्रेसिडेंट को देगा, दोनों एक दूसरे को देते हैं। अच्छा आपने अच्छा, नहीं नहीं, हमें लगा कि अगर वो, सॉरी सर, जैसे जब वाइस प्रेसिडेंट को भी जब ना हो तो वो जो वो सुप्रीम कोर्ट के जो अच्छा मोस्ट, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन देगा तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को। एक प्रेसिडेंट। एक एक बार कपिल शर्मा शो में बोला था ना, सुनील ग्रोवर ने, जब ये आया हुआ था, कौन, अरे कौन सिंगर है भाई, कमला ने झाड़ू मारा बिमला के घर, बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, राइट? तो दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या एनी अदर पर्सन हु इज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन शपथ दिलाएगा? कोई एक व्यक्ति जिसे नॉमिनेट किया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा। इतना समझ में आ गया? प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया जा सकता है, और प्रेसिडेंट को हटाने के जो विधि है उसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। और जजेस को हटाने के लिए रिमूवल शब्द का हमारे संविधान में प्रयोग है। तो रिमूवल जो है ना, दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल एंड ओनली अप्रोप्रिएट फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर कैग। ओके, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के लिए स्पेसिफिक शब्द का प्रयोग किया गया हमारे संविधान में, और वो शब्द क्या है? इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का विधि हमने कहाँ से लिया है? दोबारा से हमने यूएसए से ही इम्पीचमेंट का विधि लिया है। ये चीज समझ में आ गया? कोई कोई डाउट नहीं है किसी को? अब आगे कुछ कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं। अच्छा ये बताइए, प्रेसिडेंट चाहे तो दोबारा चुनाव लड़के चुनाव जीत सकता है कि नहीं? या मतलब 2 बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है हमारे देश में, मतलब 2 बार या 2 बार से अधिक? इस पे क्या विचार है आपके? कोई बताए, हाथ खड़ा करके बताए मेरे को।
हाँ बताइए पुट्टू। सर इंडिया के कंटेक्स्ट में है कि वो तो कितने बार भी बन सकता है, बट अमेरिका के कंटेक्स्ट में है कि मतलब 2 बार शायद। हाँ, इंडिया दो के बार कंटेक्स्ट में कितने बार भी बन सकता है री इलेक्शन के लिए। लेकिन मैंने आपको बोला था ना, संविधान जो होता है वो सिर्फ कानून की लिखी गई बातें नहीं होती हैं, कुछ कुछ परंपराएं भी होती हैं जो कानून का रूप ले लेती है। अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो एक राष्ट्रपति कितने बार भी चुनाव लड़के प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन राजेंद्र बाबू के बाद ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुए, राजेंद्र प्रसाद जी के बाद, जो कि दोबारा से राष्ट्रपति बने हों। क्यों? क्योंकि उनके बाद ये कन्वेंशन ला दिया गया हमारे इंडिया में कि एक ही बार प्रेसिडेंट कोई बनेगा। क्योंकि देखिए, प्रेसिडेंट एक आपका सम्मानीय पद होता है, प्रेसिडेंट के पास वैसे ज्यादा पावर तो होता नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम लोग वो सम्मान ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को देने की कोशिश करें। तो कहने के लिए, अगर आप लिखित कानून की बात करें, लिखित कानून की, तो एक प्रेसिडेंट कितने बार भी री इलेक्ट हो सकता है, और एग्जाम में आंसर यही करके आएंगे आप। लेकिन कन्वेंशन के तौर पर क्या बना दिया गया कि एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया वो दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ेगा। ये मौखिक है, ये कन्वेंशन है, ये परंपरा चला दिया गया। और ये परंपरा का निर्वहन, इस परंपरा को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं राजेंद्र बाबू के बाद, क्योंकि वही ऐसे प्रेसिडेंट है जो कि 2 बार रहे, उसके बाद कोई नहीं रहा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो री इलेक्शन के लिए जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए। प्रेसिडेंट का टर्म कब से कब तक रहता है? तो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो जिस दिन ऑफिस में इंटर करता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस दिन वो ऑफिस में इंटर किया ना, उससे 5 साल। ऐसा नहीं कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उससे 5 साल। जिस दिन उसने ऑफिस में इंटर किया, राष्ट्रपति भवन में घुस गया, ऑफिस अपना संभाल लिया। ऑफिस संभालने से पहले साइन करना पड़ता है ना, अब हम द्रौपदी मुर्मू जी का साइन नहीं कर सकते हैं। तो जिस समय उसने अपने ऑफिस में जाकर साइन किया और उसने अपना पदभार संभाल लिया ना, उससे लेकर 5 साल तक उसकी अवधि रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो है अ, कब से 5 साल तक उसकी अवधि होती है? तो कब से 5 साल तक होती है? ऑफिस में जब जिस दिन वो इंटर करेगा तब से 5 साल। और तब तक वो प्रेसिडेंट के पद पर रहेगा जब तक अगला व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में ना आ जाए। जिस दिन अगला व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में घुसेगा उस दिन ही पिछला वाला घर छोड़ के जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई पेंडेमिक आ जाता, कोई पेंडेमिक आ जाता और पेंडेमिक आ जाता तो राष्ट्रपति का चुनाव में देरी हो जाता। तो क्या रामनाथ कोविंद जी चले जाते क्योंकि उनका 5 साल हो गया? तो जवाब है नहीं। जब तक अगला प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटर करके पदभार नहीं संभाल लेगा, जब तक पुराने वाले राष्ट्रपति जी उनको गुलदस्ता नहीं दे देंगे कि आइए पदभार संभालिए, तब तक जो है वो राष्ट्रपति बना रहता है। तो राष्ट्रपति कब से कब तक 5 साल के लिए रहता है? ऑफिस में जिस दिन इंटर करता है उससे 5 साल। लेकिन अगर कोई कारण से इलेक्शन ना हो पाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो राष्ट्रपति तब तक कायम रहेगा जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं बन के आता है। ओके, हो सकता है पैंडेमिक का सिचुएशन है, या हो सकता है कोई भी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। मैं उन सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। और आर्टिकल जो याद करने के लिए बोलेंगे वही याद कीजिएगा, अपना मन से मत रटिएगा, हम बता रहे हैं, वरना इतना आर्टिकल है कि कंफ्यूज कर जाइएगा। सब आर्टिकल रटने का जरूरत नहीं है। ओके, ये चीज आप लोगों को समझ में आया। अब बात ऐसा है कि अगर प्रेसिडेंट ने गलती से अगर प्रेसिडेंट का सीट हो गया वैकेंट, प्रेसिडेंट का सीट हो गया वैकेंट, प्रेसिडेंट का अगर सीट वैकेंट हो जाएगा तो कौन प्रेसिडेंट का पदभार संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। पहले यही था कानून, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन किया। और इंदिरा गांधी ने कहा, क्योंकि उस समय सिचुएशन ही ऐसा हुआ था, कहानी में नहीं जाएंगे, एक्चुअली बीबी गिरी को चुनाव लड़ना था तो वाइस प्रेसिडेंट वो थे, राइट। तो बीबी गिरी को चुनाव लड़ना था तो किसी को प्रेसिडेंट बनना। देखिए, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, जाकिर हुसैन का डेथ हो गया था। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि दो हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट बने, राइट। और दोनों मुस्लिम प्रेसिडेंट्स का, स्टार्टिंग वाले का, हम जो है उनका देहांत हो गया था ऑफिस के टाइम में। ऐसा याद रख सकते हैं याद करने के लिए। ओके, जैसे एक तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे जिनके टाइम में जो है इमरजेंसी लगा था, उनका भी ऑफिस में ही डेथ हो गया था। और उसके बाद आप बात करें जाकिर हुसैन साहब का, तो जाकिर हुसैन साहब का भी ऑफिस में ही डेथ हो गया था। मतलब ऑफिस में, मतलब नहीं बोल रहे हैं कि चेयर पे बैठ के, मतलब वो प्रेसिडेंट बने हुए थे उस टाइम में ही वो उनका डेथ हो गया था। तो नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति जो है वो पदभार संभालेगा। लेकिन अमेरिका से हम लोग अलग हैं। अमेरिका में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए राष्ट्रपति जो है 4 साल के लिए चुना जाता है, तो राष्ट्रपति 1 साल बाद मर गया,
तो अगला जो वाइस प्रेसिडेंट जो उस समय होगा वो अगले 3 साल के लिए पदभार संभालेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पदभार सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक संभाल सकता है, और 6 महीने के अंदर जो है, और 6 एपीजे को हम साइड कर दिए हैं, उनको हम नहीं बोले हैं कि उनका डेथ हुआ था ऑफिस आवर में, हम 2 मुस्लिम प्रेसिडेंट शुरू वाला के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो क्योंकि हम लोगों को उस समय का याद रहता है, एपीजे के बाद का तो हमको तो के आर नारायणन से याद है प्रेसिडेंट, क्योंकि हम लोग हम तो आप लोग से एज में बड़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा बचपन में थे तो पूछता था कि कौन है भारत के राष्ट्रपति, तो के आर नारायणन सिखाया जाता ना छोटा छोटा क्लास में, तो उस समय से हमको याद है राष्ट्रपति। तो उसके पहले का हमको शंकर दयाल शर्मा जी, ये सब का हमको नहीं पता। हम जब बड़ा हुए तो पढ़े कि शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकट रमन ये सब पहले बने हुए थे। तो ये आपको समझ में आया। अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पदभार संभालेगा, लेकिन मात्र 6 महीने तक। 6 महीने से ज्यादा नहीं पदभार संभाल पाएगा वो। 6 महीने के भीतर चुनाव करने का प्रावधान हमारे संविधान ने दे रखा है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे वीवी गिरी, उन्हीं को चुनाव लड़ना था, और उनको चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना था। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनेंगे। उस समय एम हिदायतुल्लाह थे, वो पहले ऐसे चीफ जस्टिस और आखिरी ऐसे चीफ जस्टिस थे जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया या प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया। अगर सीजेआई भी नहीं है गलती से, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो अब तो ऐसा नहीं होगा ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में 33-34 के आसपास जज हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब एक ही बार मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा उनको, तो कोई ना कोई तो राष्ट्रपति बनेगा ही। तो प्रेसिडेंट की अगर मृत्यु हो गई, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनको इम्पीच कर दिया गया, तो कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी बेचारे गलती से नहीं है, उनके साथ भी कोई अनहोनी हो गई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो होगा सीनियरिटी में वो बनेगा। तो कोई ना कोई एक तो जज होगा ही होगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन मैंने लगभग लगभग बता दिए, इतने से ही आएगा। अब जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है मैं स्लाइड के गो थ्रू जाकर आपको बताते जा रहा हूँ। 1 घंटे में इस क्लास को भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना जी? आपको भवानी आपको भावना समझ में आ रहा है? द न्यू स्टूडेंट हु हैज ज्वाइंड राइट नाउ, आपको समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? तो ये प्रेसिडेंट के बारे में कुल मिला के ओके। अभी से 1 घंटा लगेगा, क्या कीजिएगा अक्षत, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जामिया क्रैक करें आप लोग, जामिया क्रैक करके ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 11 से पहले नहीं हो पाएगा, 11:30 तक खींचेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको सब बता दिया है। अब आप ये बताइए कि प्रेसिडेंट के चुनाव में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, और प्रेसिडेंट जो होगा वो हेड ऑफ स्टेट होगा, नॉमिनल हेड होगा, डिज्योर हेड होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, राइट। उसके बाद प्रेसिडेंट को चुना जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज से, और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है याद रखिएगा, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। इन इलेक्टोरल कॉलेज there are all elected members, okay, remember my point, all elected members। तो कौन कौन होगा इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा? इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के वो होंगे इलेक्टेड मेंबर्स, प्लीज रिमेंबर माय पॉइंट। फिर जितने भी राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं वो होंगे। फिर जितने भी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर विधानसभा के, जितने भी राज्यों में विधानसभा है सबके विधानसभा, इनफैक्ट दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, मतलब विधायक लोग, वो लोग होंगे। ओके, तो एमएलए होंगे, सब स्टेट्स के जितने स्टेट में एमएलए होते हैं सब होंगे इलेक्टेड, रिमेंबर माय पॉइंट। और एमएलसी लोग पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, आपको पता होगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जहां पे 2 सदन है, राइट। एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद। तो विधान परिषद वाले जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि विधान परिषद जो है कुछ ही राज्यों में है, तो सब में है नहीं, तो वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
जो सिस्टम है चुनाव का वो क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, राइट, ध्यान में रखिएगा इसको। ये बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैंने यूट्यूब पर एक लेक्चर डाल रखा है, बोलिएगा तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा कैसे ये पद्धति काम करती है। ये मैंने वैसे भी बता रखा है जब मैं पढ़ा रहा था डेमोक्रेसी के बारे में, आज के 3 4 5 लेक्चर पहले की बात है। मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है। कब से 5 साल, तो जब ऑफिस में एंटर कर जाता है, जिस दिन साइन कर देता है अपने कुर्सी पर बैठ के, उस दिन से 5 साल। ओके, एलिजिबल री इलेक्शन के लिए है तो बिल्कुल एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। सीजेआई ओथ दिलाते हैं या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, अगर सीजेआई अवेलेबल नहीं है तो। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। हाँ, इंक्लूडिंग, हाँ, दिल्ली पुदुचेरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, राइट। और उसके बाद मैंने बताया कि अगर कोई वैकेंसी हो जाएगी, अगर पद खाली हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, या तो सीजीआई बनेगा, या कोई भी सुप्रीम मोस्ट जज जो है, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, वो बनेगा। आई होप आप लोगों को अब तक क्लियर हो गया होगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। एग्जीक्यूटिव पावर सारा का सारा, अच्छा, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई पूछेगा कि पार्लियामेंट जो है इसमें क्या क्या आता है, तो पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं आते। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्लीज रिमेंबर माई पॉइंट। ओके, तो ये क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। लोग सोचते हैं पार्लियामेंट पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा होता होगा, बट प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट, ऑल ऑफ देम इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्लीज रिमेंबर माय पॉइंट। और एग्जीक्यूटिव में हम बात करें तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। और कौन कौन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, सबसे सीनियर। उसके बाद होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है हिंदी में, जो कि सरकारी वकील होता है। हम लोग केंद्र सरकार पर भी केस करते हैं ना जी, तो केंद्र सरकार का केस कौन लड़ेगा, केंद्र सरकार का केस कौन लड़ता है, अटॉर्नी जनरल। अभी कौन है जी जो जो अटॉर्नी है अभी, who will tell me who is the attorney general right now? कौन है महान्यायवादी, और इसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है ऑफ आवर कंट्री। ओके, हाँ प्लीज अंकित, प्लीज टेल। सर आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन, राइट। और इससे पहले कौन थे, वेणुगोपाल थे ना। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, कौन, क्या क्या वेणुगोपाल नाम था, एन एन वेणुगोपाल ऐसे करके कुछ नाम था, राइट उनका। हाँ हाँ सर। हाँ ऐसे बेबी, हाँ बेबी वेणुगोपाल ऐसा करके कुछ नाम था। हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो अटॉर्नी जनरल जो है ये भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल कौन सा है जो संविधान में दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं बता रहा हूँ, राइट, 76 में होगा। ओके, हाँ बोलिए अंकित। सर वही 76 बोले थे। हाँ हाँ, आर्टिकल 76 में दे रखा है। अटॉर्नी जनरल के पास कुछ स्पेशल पावर होते हैं। अटॉर्नी जनरल जाकर पार्लियामेंट के मीटिंग को भी अटेंड कर सकता है। वो राज्यसभा में एक ऑडियंस बन सकता है, लोकसभा में भी ऑडियंस बन सकता है, वो किसी कमेटी का मेंबर भी बन सकता है। बहुत सारी कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट्स की, उन कमिटीज का मेंबर भी बन सकता है। वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में विद इन इंडिया जाकर वो केसेस को देख सकता है भारत सरकार के तरफ से। ओके, लेकिन अटॉर्नी जनरल एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपका सॉलिसिटर जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल से छोटा वकील होता है सरकार का, उससे भी नीचे होता है। ओके, जो जो एडिशनल आपका सॉलिसिटर जनरल होते हैं, तो जो है आपका सॉलिसिटर जनरल, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द यूनियन एग्जीक्यूटिव, राइट, ध्यान में रखिएगा। तो ये 5 लोग आते हैं। और अटॉर्नी जनरल सिर्फ वोट नहीं कर सकता पार्लियामेंट में, अटॉर्नी जनरल हैज नो राइट टू वोट because he is not the member of parliament, that is why he cannot vote in the parliament, but he can be in the audience of the parliament, he can participate in the debate of parliament, he can participate in the debates, he can be a member of any committee which is organized by the parliament, but he cannot vote anywhere. Why he cannot vote? Because he is not the member of the parliament, that is why he is neither the member of Lok Sabha nor the member of Rajya Sabha. Okay, so these are very important point about Attorney General of India, very important.
ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि ये सबसे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जितने भी आपके काम किए जाते हैं, कोई बिल बना, कोई कुछ भी हुआ, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर कुछ नहीं है, पेट कोई और रहता है, मुंह हमेशा प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। जैसे इंदिरा गांधी ने आकर भाषण दिया था कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। अब राष्ट्रपति जी ने किया था आपातकाल की घोषणा कि इंदिरा गांधी ने लगवाया था आपातकाल? तो बेचारे बदनाम वही होंगे। अगर कोई पूछेगा कि किसने आपातकाल लगाया था, तो आप बोलेंगे जनरली लॉजिक लगाकर बोलेंगे तो इंदिरा गांधी, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट बोलेंगे तो भाई आपातकाल लगाने का शक्ति किसको है? प्रेसिडेंट को है आपातकाल लगाने का शक्ति। हाँ, वो अलग बात है कि प्रेसिडेंट बेचारा अपने मर्जी से आपातकाल नहीं लगा सकता, इमरजेंसी नहीं लगा सकता। तो राष्ट्रपति जी बेचारे जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय बोला गया रेडियो पर आकर, इंदिरा गांधी ने बोला कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, जबकि आपातकाल की घोषणा उन्होंने नहीं की थी, करवाया गया था उनसे, क्योंकि उन्हीं के नाम से सारा काम होता है। तो जितने भी आपके काम किए जाते हैं सबके सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भले बेचारे के पास कोई पावर नहीं है, इज पावरलेस, राइट। लेकिन जेम्स मैनोर का आर्टिकल पढ़ोगे ड्यू में जाके, पता चलेगा ही हैज द पावर, वो बेचारा यूज नहीं करता। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो पार्ट 5 है, मैंने बताया ही, पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 52 से 73 तक प्रेसिडेंट से डील करता है, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट आर्टिकल, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट अबाउट प्रेसिडेंट 52 में दे रखा है, और जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताता जाऊंगा अभी। फिर क्वालिफिकेशन क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? आप एक नागरिक होने चाहिए इस देश के, 35 साल आपकी उम्र होने चाहिए, आप क्वालिफाइड हो लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए। आप डिस्क्वालिफाइड कैसे होंगे? मान लीजिए मर्डर कर दिया, आपको सजा हो गया, तो कुछ कुछ ऐसे कानून है पीपल्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 1951 1952 में, जिससे कोई कोई लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं लोकसभा के सदस्य को बनने से। तो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, लोकसभा का सदस्य आप होने चाहिए। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप कोई भी प्रॉफिट जो है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप कहीं, आपका सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, आप कोई पब्लिक अथॉरिटी में नहीं होने चाहिए, मतलब ना आप आईएएस होने चाहिए ना आईपीएस होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। मतलब आपके पास सरकारी नौकरी, आप राज्य सरकार में भी एक सरकारी नौकर नहीं होनी चाहिए, केंद्र सरकार में भी। कुल मिलाकर लास्ट लाइन का यही मतलब है कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें। लेकिन एक्सेप्शन है, सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर देयर। क्या है एक्सेप्शन? एक प्रेसिडेंट या एक वाइस प्रेसिडेंट है, तो एक वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। अगर प्रेसिडेंट है तो वो प्रेसिडेंट रहते हुए दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आप केंद्र सरकार के, आप सबसे हेड हैं, बट आप तो हैं तो सरकार के आदमी ना। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेगा तो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई गवर्नर ऑफ स्टेट अगर चुनाव लड़ेगा तो उसको रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े होने के लिए। ओके ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट, अगर कोई मिनिस्टर रहेगा, द मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड। ये लोग भी क्वालिफाइड होते हैं। ओके, क्योंकि जो मिनिस्टर होता है यूनियन का या स्टेट का, इन लोगों को नहीं माना जाता है कि ये लोग कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। तो एक मिनिस्टर है वो भी चुनाव लड़ सकता है। आपको याद है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किसने लड़ा था? वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू उस समय क्या थे, कोई बताए? वेंकैया नायडू कब क्या थे जब चुनाव हुआ था? तो या फिर रामनाथ कोविंद क्या थे जब चुनाव हुआ था? तो क्या कमेंट में लिख रहे हैं? वो हाउसिंग मिनिस्टर थे कि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे भाई? पार्लियामेंट्री अफेयर्स से थे ना। हाँ, बिहार के गवर्नर हुआ करते थे रामनाथ कोविंद, तो इन्होंने लड़ा चुनाव ना। आप सबको समझ में आया? कुछ कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं हमारे यहाँ, और उस एक्सेप्शंस को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सरकारी नौकर हैं तो रिजाइन करके चुनाव लड़िए, आईएएस आईपीएस है रिजाइन दीजिए, आकर चुनाव लड़िए, ऐसे नहीं लड़ने देंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। आप प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट बनते हुए दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का चुनाव जीत जाइएगा ना,
तो मान लिया जाएगा कि आप वाइस प्रेसिडेंट का कुर्सी खाली कर दिए हैं, ऑटोमेटिक खाली हो जाता है, क्योंकि आप 2 पदभार एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट का सीट खाली हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ, हाँ बोलिए पुट्टू, बोलिए बोलिए, अनम्यूट किए आपको हम। हेलो। हाँ सर हम ये बोलिए कह रहे थे बोलिए। कि, जैसे मनोज तिवारी हो गए या फिर रवि किशन वगैरह हो गए, ये तो फिर मतलब ये सांसद भी हैं प्लस ये एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो सर हाँ, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं अरे भाई आएंगे? सरकारी आदमी है, एक्टर सरकारी होता है। नहीं तो सर वैसे तो फिर तो बिजनेस भी मतलब एक तरह से कोई बिजनेसमैन है तो हाँ तो ऐसे। बहुत कोई करता है, बहुत कोई करता है। मान लीजिए हम राष्ट्रपति बने, हम अपना भाई के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, अपने नाम से नहीं करेंगे। और एक्टर ये सब का चलता है, वो सबका सरकारी नौकरी नहीं ना, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, राइट। ये चीज है, सरकार के आप मेंबर नहीं होने चाहिए। तो एक्टर कौन सा सरकारी आदमी बन गया? एक्टर को तो हम लोग इतना सर पे चढ़ा के रखते हैं, तो एक्टर एक्टर है, चुनाव भी जीत जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? एक्सेप्शंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सेप्शंस वाला जो पॉइंट था। ओके, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। देखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। प्रेसिडेंट एक बार चुना जाता है ना, तो उसका जो सैलरी होता है उसको कभी कम नहीं किया जा सकता है, उसके ऑफिस के ड्यूरेशन के टाइम में उसको कम नहीं किया जा सकता है। उसको सैलरी कितना मिलेगा, अलाउंस कितना मिलेगा, प्रिविलेजेस क्या क्या मिलेगा, ये पार्लियामेंट तय करता है कानून बनाकर, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट जो है ना, ये विदाउट एनी रेंट का अपना ऑफिशियल रेसिडेंस में रह सकता है। और प्रेसिडेंट का रेसिडेंस तो आप जानते ही हैं, बर्गिंघम पैलेस से भी बड़ा होगा, राष्ट्रपति भवन। विदाउट एनी रेंट, उनको रेंट नहीं पे करना पड़ता। अभी प्रेसिडेंट का सैलरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 लाख के आसपास है। ये चेंज होते रहता है, पहले कुछ था, ये चेंज होते रहता है, पार्लियामेंट चेंज करते रहता है। अभी अभी 5 ही लाख है ना। तो ये आपका हो गया, हाँ अभी 5 ही लाख है। ओके, प्रेसिडेंट जो है, ये मैंने बता दी ही दिया कि और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें। एक बार प्रेसिडेंट बन जाए तो अगर वो मिनिस्टर थे तो वहां से उनको रिजाइन करना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट थे तो वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, ये सब चीज आप ध्यान रखें। ओके, ये मेंबर नहीं होने चाहिए आइदर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, मेंबर नहीं होने चाहिए लेजिस्लेचर के या कहीं के भी। अगर ये मेंबर होंगे तो ये चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो गेम है। मैंने यहाँ पे बोला कि एक मिनिस्टर जो है यूनियन का, वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको रिजाइन करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये कैसे हो गया? क्योंकि एक मिनिस्टर तभी बनेगा जब वो पार्लियामेंट का सदस्य होगा। ये कुछ समझा सकता है क्या? प्रेसिडेंट जो है, अगर वो अगर कोई एमपी है, एमएलए है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन एक मंत्री लड़ सकता है। तो एक मंत्री आदमी बनेगा कैसे? एक मंत्री तो बनेगा तब जब वो या तो विधायक हो या तो एमपी हो। तो ये कैसे हो गया, ये कोई समझाएगा? हाँ बोलिए ईशान, ये झोल का रीजन क्या है सर मेनली? क्योंकि शायद जहां तक मुझे लगता है सर, एक मंत्री हम 6 महीने बिना हाँ एमपी बिल्कुल, बने रह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको 6 महीने तक, मैं भी हूं ना, मुझे भी अभी मंत्री बना सकते हैं कोई भी। मैं अगर विधायक नहीं हूं, मैं एमपी नहीं हूं, मैं मंत्री बन सकता हूं, पर कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद मैं एज अ मंत्री नहीं कंटिन्यू कर सकता, एज अ प्राइम मिनिस्टर या सीएम नहीं कंटिन्यू कर सकता। मुझे किसी एक हाउस की सदस्यता लेनी पड़ेगी। जैसे एस जयशंकर जी को बना दिया मंत्री, बाद में उनको राज्यसभा की दिला दी, है ना। जैसे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया, बाद में असम से उनको राज्यसभा भेज दिया गया। इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से ही हुई थी, पहले वो प्रधानमंत्री बनी, फिर राज्यसभा से चली गई थी। 6 महीने तक जो है, वो कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी हाउस का सदस्य रहे हुए, बिना राज्यसभा बिना लोकसभा का सदस्य हुए मने रहे हुए, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में से कोई भी मंत्री बन सकता है, कोई भी सदस्य, मंत्री, प्रधानमंत्री। और सेम इज अप्लाइड हियर स्टेट में भी। स्टेट में भी जो है, विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी मेंबर मंत्री बन सकता है या फिर आपका सीएम बन सकता है। तो 6 महीने तक विदाउट सदस्यता लिए हुए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन के लिए बताया गया है। कोई मंत्री है लेकिन वो मेंबर नहीं है किसी हाउस का, क्यों? क्योंकि 6 महीने तक तो बन सकता था ना, मुझे मंत्री बना दिया अभी,
मतलब मजाक कर रहा हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मंत्री बन जाऊंगा। अगर मंत्री बना देंगे, मुझे मंत्री बना देंगे, तो मैं तो अभी किसी हाउस का मेंबर नहीं हूँ, ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना झारखंड का विधानसभा का। तो मैं मंत्री हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि एक मंत्री जो है खड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? ये कुल मिला के बात है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक्सेप्शन बहुत लोगों को पता नहीं होता, बहुत लोग समझा भी नहीं पाते। इसीलिए हम बोल रहे हैं क्लासेस मिस कीजिएगा ना, तो शायद आपने 3 साल में जो नहीं सीखा, या फिर अगले 10 साल में जो नहीं सीख पाएंगे ना, वो आप यहाँ 3 महीने कोर्स में सीखेंगे। या फिर जो आप 2,40,000 देकर खर्च करें, वो तो आपको यूपीएससी में ये सब सीखने को मिलेगा ही, ये सब सीखने को मिलेगा ही। ऑफ कोर्स यू नीड टू पे 2 लाख रुपीज फॉर दैट इन विजन आईएएस, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, अब मैंने ये आपको पहले से बता दिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के, और इलेक्टेड मेंबर होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। नोट में मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि स्टेट में आपका जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, ये दोनों इंक्लूड किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ जो है ये कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही, एक और इंपॉर्टेंट बात, चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का, चुनाव का मेथड कहां से लिया गया? चुनाव का मेथड हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव जो होता है तरीके से, उसको कहते क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बैलेट से होता है, सीक्रेट बैलेट से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होता है, पर्चा वाला सिस्टम से होता है, जैसे पहले चुनाव हुआ करते थे भारत में। इनफैक्ट जर्मनी में भी अभी ऐसे ही चुनाव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ऑर्डर सुनाया था, तो बैलेट सिस्टम को दोबारा से जर्मनी में लागू कर दिया गया। एंड सिंस जर्मनी इज नॉट अ ह्यूज कंट्री, it actually do not have a huge population like India, so Germany is capable to conduct the election through the ballot papers. But India, being like 80 crore of voter, we are not like capable, right? Who are voting in the election, we are not capable to conduct the election without like ballot system. Result निकालने में पता चला कि 5-6 महीना लग गया काउंट करते करते वोट। ओके, तो वहां बैलेट से काम चलता है, और सीक्रेट बैलेट बताता नहीं है कोई किसी को कि किसको वोट दिए हैं, सीक्रेट बैलेट से काम चलता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और आपको कितना वोट लाना पड़ेगा? वोट का कोटा होता है, कोटा होता है वोट निकालने का, कितना वोट लाना पड़ेगा राष्ट्रपति बनने के लिए, उसका कोटा होता है। कोटा क्या होता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ वोट होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, जितना वैलिड वोट पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे बार क्या होता है कि एमपी लोग अच्छे से मुहर नहीं लगाते हैं, तो उनका वोट रिजेक्ट होता है। बहुत बार हुआ भी है, कोई कोई का हुआ भी है नेता का। तो सब जैसे वोट किए, बहुत सब एमएलए सब स्टेट के जाकर, और सब अगर एमपी लोग वोट करते हैं तो बहुत कोई का वोट रिजेक्ट भी हो जाता है, बहुत लोग जा भी नहीं पाते हैं वोट देने, बहुत एमपी एमएलए जेल में रहता है तो वो लोग भी वोट नहीं दे पाता है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जो होगा उसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट, तो वैकेंट सीट कितना है? राष्ट्रपति का कितना सीट होता है जी? ये राज्यसभा का भी कोटा ऐसे निकलता है, वैकेंट सीट +1, ये फॉर्मूला होता है। और इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं बस नंबर को छोटा बनाने के लिए 1000 से। तो यहाँ जगह नहीं बचा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1000। ये कोटा का सिस्टम होता है कुल मिला के। हाँ बिल्कुल, तो ये कोटा का सिस्टम होता है। हाँ, वोट देने राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली जाना पड़ता है एमएलएस को। ओके, ऐसा नहीं कि जेल में से पर्ची दिया जाएगा कि अरे आप जेल में हैं प्रभु, आपको तो जेल हो गया है, चलिए चलिए आप वोट दे दीजिए यहीं से। अच्छा आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, यहाँ पे एमएलए हैं कर्नाटका के, आइए आप वोट दे दीजिए, ऐसा नहीं होता, जाना पड़ता है, जाके ही वोट देना पड़ता है। तो ये चीज आपको समझ में आया? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ये ऐसे कोटा निकलता है कि कितना वोट लाने के बाद कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बनेगा, तो कोटा का सिस्टम याद रखिएगा। अब एमएलए का वोट का जो है वैल्यू क्या होता है? तो एमएलए का वोट का वैल्यू होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जैसे आपके स्टेट में कितना पॉपुलेशन है आप वो देख लें,
और डिवाइड कर दें कि कितने इलेक्टेड मेंबरान हैं, कितने इलेक्टेड मेंबरान हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में, कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, राइट। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और थोड़ा सा बिहार का आइडिया है। बिहार में कितना है जी? 243 एमएलए लोग रहता है। झारखंड का तो 81 है। दिल्ली का जानता हूँ, दिल्ली में 70 है। चलिए मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लेकर मैं समझा देता हूँ। बाकी स्टेट का पूरा का याद रखना भी नहीं है और याद करना जरूरी भी नहीं होता है। दिल्ली में 70 एमएलए हैं, तो मैं यहाँ काउंट करूंगा पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। मान लेते हैं कि दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है। दिल्ली का पॉपुलेशन जो भी है वो मान लेंगे, पॉपुलेशन डिवाइड कर देंगे 70 से, जितने भी सीट्स हैं, और 1/1000 कर देंगे। तो एक एमएलए का उतना वोट काउंट होगा, एक एमएलए का उतना वोट काउंट होगा। इसका ये मतलब कि हर एक एमएलए का इक्वल वोट नहीं रहता है। जैसे झारखंड का एक एमएलए का वोट जो है ना वो 176 के बराबर है। कर्नाटका का भी यही स्थिति है। अगर झारखंड में हम एमएलए हैं, हम एक वोट ऐसे दबा दिए जाकर, दबाएंगे नहीं मतलब कर दिए ठप्पा मार के, तो 176 काउंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का एक एमएलए का वोट का वैल्यू 208 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। और एक एमपी का वोट का वैल्यू, एक एमपी का वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो टोटल जितने भी एमपी का वोट का वैल्यू, सॉरी एमएलए का वोट का वैल्यू आया, सबको ऐड कर लेंगे। झारखंड का सब एमएलए का वोट का वैल्यू कितना होगा? झारखंड का एक एमएलए का वोट का वैल्यू 176, तो इसको गुना कर देंगे 81 से, 81 से, क्योंकि टोटल 81 है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 208 वोट वैल्यू है यूपी का, इसको 405 से कर देंगे, क्योंकि टोटल मेरे ख्याल से 405 आपका सीट्स है। यूपी तो यही है ना जी, यूपी का जो है विधानसभा में 405 सीट है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे करके हर एक राज्य का निकाल लेंगे, सब एमएलए का वोट का वैल्यू निकल जाएगा, और उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से डिवाइड कर देंगे, तो एमपीज का वोट का वैल्यू निकल जाएगा। और एक एमपी का वोट का वैल्यू लगभग 708 के आसपास होता है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस आपको फॉर्मूलाज याद रखना है। 708 के आसपास होता है। ओके, एक एमपी के वोट का वैल्यू, एक एमपी अगर वोट करेगा तो 708 काउंट किया जाएगा उसको। समझ में आया? हाँ बोलिए अंकित। सर ये इसी साल, पिछला साल तो आपका 7 तो हो गया था वो जम्मू हाँ कश्मीर के चलते। हाँ हाँ वो बदलते रहता है, या कोई नई वोट देने आया। हाँ बिल्कुल सही, सही बात है। हम मेन बात थोड़े पुराने जमाने से पढ़े हुए हैं ना, इसीलिए हमको अपने टाइम वाला डाटा ज्यादा याद रहता है, समझे। जो चेंज हुआ रहता है ना थोड़ा थोड़ा, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस एक कॉन्सेप्ट दे रहा था आपको, तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इस पर देखिएगा, बड़ा खतरनाक घमासान मचेगा 2026 में। बड़ा खतरनाक घमासान होने वाला है। ये जो पॉपुलेशन स्टेट का हम लेंगे, ये कौन कंसेंसस, ये कौन मतगणना के हिसाब से लेंगे? जनगणना के हिसाब से? कौन से कंसेंसस के हिसाब से लेंगे? कौन बताएगा? ये जो पॉपुलेशन, जैसे दिल्ली का पॉपुलेशन मैंने लिया, तो कब के कंसेंसस के हिसाब से लेंगे? अगर 2021 में अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, या 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, या 23 में जब भी हुआ, 23 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो आप ये बताइए कि जो आपका टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट हम लोग कंसिडर करेंगे, वो कौन सा पॉपुलेशन लेंगे? कब का पॉपुलेशन लेंगे? क्या 2023 का पॉपुलेशन लेंगे, अभी जितना दिल्ली का पॉपुलेशन है? हाँ ईशांत बोलिए। सर सर सब 1972 सब का। सब 2011 लिख रहे हैं। सर 1972 का लेंगे। वन वन कंसेंसस 197। 1 में होता है ना, यस सर, राइट? 1 सॉरी 1 वन। क्योंकि सर वो साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ धोखा ना हो जाए। हाँ, तो जो 2011 आंसर कर रहा है वो गलत है, राइट? अभी के अगर हिसाब से अगर यूपी का पॉपुलेशन पर एक एमएलए का वोट निकाला जाए ना, तो हमको नहीं लगता है कि 400 को नहीं क्रॉस करे, 400 क्रॉस कर जाएगा। हुआ क्या कि जो नॉर्थ के स्टेट्स थे ना, ये आपका 1970s का बात बता रहे हैं, 1960s के टाइम का, इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। तो साउथ के स्टेट थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे, केरला वेरला में एडुकेशन ठीक ठाक था, कर्नाटका का एडुकेशन, तो उन लोगों का पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गया, सदर्न स्टेट्स का पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गया, और नदर्न स्टेट में बच्चे पैदा किए जा रहे हैं एक एक जो है। अब हम क्या बताएं, हमारे अगर आप अपने ग्रैंड फादर्स मदर्स का ही सोचिएगा, कितना सारा आपके चाचा वाचा होंगे, बहुत सारे होंगे, तो बहुत मतलब पहले बहुत बच्चे मतलब वो था, पैदा करने का ट्रेंड था, तो नॉर्थ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था। अब नॉर्थ का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है,
और साउथ का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, राइट, क्योंकि साउथ में एडुकेशन काफी ज्यादा बेहतर था नॉर्थ के मुकाबले। तब तो ऐसे तो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना, यूपी का एक एमएलए का वोट हो जाएगा 400 के ऊपर और पता चला कर्नाटका वाला का कम हो गया। तो आंदोलन होने लगा कि भाई ये तो हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हमारा जो पावर है वोटिंग का वो कम हो जाएगा, उधर के एमएलए लोग जो हैं वो आंदोलन करने लगे। तो इंदिरा गांधी बोली ना कि आपको क्या लगता है कब का सेंसस लेना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने ये जो पॉपुलेशन हम लोग टोटल लेते हैं ना, इसको फ्रीज कर दिया। क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। कहा कि हम लोग 1971 का कंसेंसस लेंगे। तो अभी भी जो चुनाव हुआ था द्रौपदी मुर्मू वाला, तो उसमें जो स्टेट का पॉपुलेशन लिया गया होगा और जिससे हर एक एमएलए का वोट निकाला गया होगा, वो कब के कंसेंसस का पॉपुलेशन लिया गया होगा? वो 1971 के कंसेंसस का पॉपुलेशन लिया गया होगा, 1971 का। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? 2011 इज द रॉन्ग आंसर। ओके, अब उसके बाद इंदिरा गांधी ने ये कैसे किया? ये 40 कैसे किया था भाई? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया था। ओके, 1976 में। ध्यान में रखिएगा, उन्होंने ये कट ऑफ डेट निकाल दिया कि ये कट ऑफ डेट से हम लोग पॉपुलेशन लेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? अब इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने, इन्होंने कहा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको हम 2002 तक फ्रीज कर देते हैं, 2002 तक। अब 2002 में जो सरकार रहेगी वो आगे डिसाइड करेगी। अब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार 2002 में। अब बेचारे वो कहते हैं कि नहीं नहीं 2001 का कंसेंसस लेना शुरू करें, हर एक कंसेंसस जो है आगे लें, 2011 का लें, ऐसे करके वो अगर थोड़ा प्रोग्रेसिव होने की कोशिश करते तो उनके खिलाफ आंदोलन, उनके खिलाफ आंदोलन। गठबंधन की भी सरकार थी ना, एनडीए वाली, साउथ के भी स्टेट्स के भी पार्टीज थे ना, नहीं कर सकते थे ऐसा। तो इन्होंने बोला कि हम भी कुछ नहीं करेंगे इसके ऊपर। ये 2002 में एक्सपायर हो रहा था टर्म। इन्होंने चुपचाप से बोला कि फिर से एक अमेंडमेंट करो, 42 का दुगना कर लीजिएगा। याद करने का तरीका है, 42 का दुगना 84 होता है, 84। उन्होंने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया दबा के। एक चीज और गलती मत कीजिएगा, राइट टू एडुकेशन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था, जो कि मैंने पिछले वाले क्लास में पढ़ाया। क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ 84 86 में, लेकिन अब तो मुझे याद रहता है। पहले मैं स्टूडेंट लाइफ में आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड विद दीज टू अमेंडमेंट्स। तो 84th अमेंडमेंट से इन्होंने कहा कि 1971 वाला ही रहेगा, हम 2026 तक जॉब फ्रीज करते हैं। 2026 में जो सरकार होगी अपना देखेगी। और 2026 आ रहा है, दस्तक दे रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, अब सरकारें क्या फैसला लेती हैं, देखने वाली चीज है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट को पूरे के पूरे पावर्स दिए गए हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई धांधली वांधली होती है तो बिल्कुल आप इसका जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट जांच करेगी और अगर देखेगी कि हाँ राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुई है तो राष्ट्रपति को जो है वो हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा तो क्या उसके द्वारा किए गए सारे काम खत्म हो जाएंगे? जैसे हम राष्ट्रपति बने, हम धांधली करके बन गए, साल भर बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अरे ये तो धांधली करके बना था राष्ट्रपति, चलो निकलो यहाँ से। तो हमने जो 1 साल बिल्स पर साइन किया वो वैलिड रहेगा कि खत्म सब? फिर से दोबारा से बिल पारित करना पड़ेगा? हु विल टेल मी अबाउट दिस? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई धांधली करके भी बना, जैसे भी बना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ठीक बात है, लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर था और जितने भी उसने काम कर रखे एज अ प्रेसिडेंट, वो काम समाप्त नहीं होंगे, वो काम जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। आगे, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ए भाई हम ये बता दिए हैं, इसीलिए री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। बता ही दिए हैं, 5 साल ऑन द डेट इंटर द ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट जो है रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को, बताया हुआ है। प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है आपका जो आर्टिकल 61 में प्रोसेस लिखा हुआ है उसके अनुसार, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा? प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ग्राउंड पे। और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 61। प्रोसेस क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहला
1/4 जो मेंबर है ना, 1/4 मेंबर, देखिए लोक या तो राज्यसभा जो है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर शुरू कर सकता है, या तो लोकसभा शुरू कर सकता है, शुरू दोनों में से कोई कर सकते हैं। जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो 1/4 जो है उनके सदस्यों को इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करने पड़ता है। जैसे राज्यसभा में अगर 50 लोग ने साइन करके जो है चेयरपर्सन को दिया, जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन रहते हैं, तो इम्पीचमेंट को स्वीकार किया जाएगा। वो भी तय होगा, चेयरमैन एक्सेप्ट करेगा इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन मोशन कि नहीं करेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा, वो उसका डिस्क्रिशन है। ऐसा नहीं कि इम्पीचमेंट उसको स्वीकार करना ही है। लोकसभा में 100 लोग, जो कि 1/4 हो जाएंगे 500 कुछ के, 100 लोग जो हैं वो लोग क्या करें कि वो लोग साइन करके दें स्पीकर को। अब फिर से स्पीकर तय करेगा कि उसको एक्सेप्ट करेगा इम्पीचमेंट के लिए आगे कि नहीं करेगा। अगर स्पीकर अगर एक्सेप्ट किया, अगर लोकसभा में अगर प्रोसेस को शुरू किया गया, अगर राज्यसभा में स्पीकर अगर चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया, अगर राज्यसभा में शुरू हुआ प्रोसेस, कहीं भी शुरू हो सकता है, तो 14 दिन का एक नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। बोला जाएगा कि देखिए भाई, आप पर ये सब इल्जाम लगे हुए हैं, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपना अगर रखना चाहते हैं, अगर अपना पहलू, अपना जो साइड है, देन यू आर वेलकम, यू कुड, राइट, बोला जाता है ऐसा। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद दोनों हाउस में वोटिंग होती है। मैं लिख के दे सकता हूँ, प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ इम्पीचमेंट का जो सिस्टम है ना, वो सिर्फ थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है। प्रेसिडेंट को हटाने का सिस्टम इतना मुश्किल, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल कि प्रैक्टिकली आप उसको हटा नहीं सकते। इसीलिए उसके पास बहुत पावर है। प्रेसिडेंट अपने औकात पे आ जाए ना, अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दे ना, जेम्स मैनर यही कहते हैं कि उसको हटाना इम्पॉसिबल है। ऐसा इम्पीचमेंट प्रोसेस आपने बना दिया। क्या कहता है इम्पीचमेंट प्रोसेस? इम्पीचमेंट प्रोसेस कहता है कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप जो है वो हाँ वोट करे। 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, समझ रहे हैं? और ये स्पेशल है 2/3 मेजोरिटी। जिससे अमेंडमेंट होता है वो 2/3 वाली मेजोरिटी अलग है, कभी बताऊंगा। 2/3 वाली मेजोरिटी वहां भी काम आती है, पर वो है 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो अलग चीज है। यहाँ 2/3 ऑफ मेंबर जो पूरे के पूरे हैं, वो 2/3 ऑफ मेंबर, अब जानते हैं लोकसभा का कितना होगा? 364 लोग वोट करने चाहिए फेवर में कि प्रेसिडेंट को हटाओ। 364 अभी तक कोई पार्टी लेकर नहीं आ पाया। बीजेपी है, इसके पास भी 303 है। एनडीए के अलायंस को मिलाकर 333 के आसपास, 340 के आसपास सीट होंगे। और राज्यसभा की तो बात छोड़ ही दें, राज्यसभा में अगर 2/3 में निकालूं 245 का, तो 2/3 कितना होगा? 245 का निकाल कर बताएं तो कैलकुलेटर से। 2/3 गुना 245, 164, 163। आप समझ रहे हैं? इतना बहुमत किसी के पास होता है? किसी पार्टी के पास नहीं हटा पाएगा प्रेसिडेंट को, कोई पार्टी नहीं हटा पाएगा, चाह के भी नहीं हटा पाएगा। आप समझ रहे हैं ना? ये 2/3 वाली मेजोरिटी बड़ी खतरनाक वाली मेजोरिटी है और बहुत स्पेशल वाली मेजोरिटी है। जज को हटाने के लिए इससे छोटा मेजोरिटी लगता है, 2/3 वाली मेजोरिटी, जिससे अमेंडमेंट पास होता है, अमेंड होता है हमारा संविधान। तो 2/3 वाली मेजोरिटी 3-4 तरह की है संविधान में, लेकिन जो 2/3 वाली मेजोरिटी से प्रेसिडेंट हटता है ना, वो 2/3 वाली मेजोरिटी गजब वाली मेजोरिटी है, सबसे खतरनाक वाली। अचीविंग दिस मेजोरिटी इज इम्पॉसिबल, यू कांट अचीव दिस, आई कैन गारंटी दिस। आप बाकी 2/3 वाले मेजोरिटी को अचीव कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक अचीव किया, तब तो हमने इतना सारा अमेंडमेंट कर दिया, 104 अमेंडमेंट पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर इसी तरीके से अमेंडमेंट अगर रखा जाता ना, आज तक एक अमेंडमेंट नहीं हो पाता संविधान में। मे भी पहले 2-4 हो पाते, क्योंकि पहले पॉलिटिकल पार्टीज साथ में मिलकर काम करती थी नेहरू जी के टाइम में, अभी नहीं हो पाते, वो अलग प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, ये भी मैंने बता दिया कि उसका टर्म एक्सपायर भी हो जाए, जब तक नया वाला प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है तब तक वो कंटिन्यू करता है, राइट। ऐसा नहीं कि वो भाग जाएगा, जब तक नया वाला को गुलदस्ता नहीं देगा तब तक वो नहीं जाने वाला। इम्पीचमेंट का प्रोसेस मैंने समझा दिया, ये पूरा का पूरा यही कुल मिलाकर भाषा वासा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया वही चीज है। वैकेंसी कैसे होगा? 5 साल कंप्लीट करने के बाद रिजाइन कर दिया, किसको रिजाइन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। इम्पीच कर दिया, मर गया गलती से प्रेसिडेंट, इलीगल इलेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, तो ये सब चीजों पे क्या होगा? वैकेंसी होगी, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास,
तो ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा एक बार, एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होते हैं, ये सब मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, जो है मिनिस्टर अपॉइंट होता है। हाँ नाजमीन बोलिए। सर जैसे प्राइम मिनिस्टर का वो होता है, एडवोकेट होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट का भी कोई होता है कि स्पेशली, या ना अटॉर्नी ना जनरल ना ही ना वो ना ना होता है? ना, प्राइम मिनिस्टर का एडवोकेट नहीं होता है, पूरा का पूरा सरकार का एडवोकेट होता है, उसका ओके, पर्सनल हाँ सॉरी, एडवोकेट थोड़ी हाँ होता हाँ। है। हाँ हाँ, पूरे पूरा, गवर्नमेंट का। तो फिर वो जो हाँ प्रेसिडेंट का अगर होंगे तो वो कौन, मतलब अटॉर्नी जनरल ही वो भी होगा? अटॉर्नी जनरल ही है। ओके। प्रेसिडेंट का एडवोकेट भी वही है, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट है ना प्रेसिडेंट, उसका भी एडवोकेट वही है। ओके सर। राइट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को अपॉइंट करते हैं, मेम्बरान को अपॉइंट करते हैं यूपीएससी के, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में आर्टिकल 148 से 151 तक लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 76। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ओके। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ फिनांस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 280 फिनांस कमीशन। जो जो लिखते जा रहे हैं याद करते जाइएगा। एम्बेसडर्स को, एम्बेसडर राजदूत, आईएफएस जो बनता है, सोचिए डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करके भेजता है उनको, ओके। फिर यूनियन टेरिटरी को जो है वो डायरेक्ट एडमिनिस्टर करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से या एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के केस में, अब तो जम्मू कश्मीर और इसके केस में भी कहने लगे मेरे ख्याल से, दिल्ली के केस में, ये सब यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी आप बोले, और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार का जो आपका गवर्नर टाइप का पोस्ट हुआ, राइट। तो प्रेसिडेंट जो है रूल, मतलब यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के रूल में ही आता है, और वो अपना एजेंट भेजकर, अपना एक बंदा भेजकर, कबूतर भेजकर उसको रूल कराता है। और यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट के अंदर आने का मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो मुंह है पेट, तो उसका जो है प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो करेगा वही करेगा। अपॉइंट करते हैं एससी एसटी और ओबीसी के लिए कमीशंस को अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 340, इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर सकते हैं, आर्टिकल 263, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर स्टेट कमीशन कहाँ पे दिया हुआ है वो हम नहीं बता रहे हैं शांत, कमीशन अलग अलग है, वो अपॉइंट कमीशन वो अलग चीज हो गया। वो जो प्रेसिडेंट है ना, वो बैकवर्ड क्लास का सिचुएशन क्या है या एसटी का सिचुएशन क्या है उसके लिए अपॉइंट करते हैं कमीशन। और अभी तक बहुत सारा, अगर हम ओबीसी के लिए अगर हम कमीशन की बात करें तो कौन कौन सा कमीशन गठित हुआ है इस आर्टिकल का यूज करके, तो सबसे पहली बार तो बहुत इंपॉर्टेंट, काका का लेल कर कमीशन, कमिटी या कमीशन, काका कालेलकर 1954, डेट एक बार देख लीजिएगा। मंडल, बीपी मंडल, मंडल कमीशन, वो 27% आरक्षण वाला जो जो हुआ था सिफारिश 1978, जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने बिठाया था। राम नंदन कमेटी, नंदन कमेटी, ये क्रीमी लेयर वाला केस, वो जो 10% जो दिया था ना आरक्षण पहले, वीपी इसने दे दिया था, पीबी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसके बाद जो है हटा दिया गया था। तो रामनंदन कमेटी भी ओबीसी से रिलेटेड है। जस्टिस रोहिणी, रोहिणी, कुछ छोड़ रहे हैं क्या जी? कुछ कुछ छोड़े हैं क्या? जस्टिस रोहिणी हो ही गया, रामनंदन हो ही गया, और कुछ छोड़ रहे हैं क्या? एक बार देखने दीजिए मेरे को, नहीं छूटा है। एसटीज के लिए कौन सा कमेटी बैठा था? एसटीज के लिए याद रखिएगा, एक बैठा था आपका यूएन दहीबार, और एक दिलीप सिंह भूरिया वाला था 2004 के आसपास, दिलीप सिंह भूरिया, इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इंटर स्टेट काउंसिल 90 में बना था, 1990 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज कोई बताएं। रामनंदन कमेटी 1993, बिल्कुल सही।
ये रोहिणी 2007 का है। कब का है ये रोहिणी, एक बार सर्च करें नेट पे, जस्टिस रोहिणी कमीशन कब था। ये मतलब रामनंदन कमेटी के बाद ही आया है, बट मेरे को धुंधला धुंधला याद आ रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। कोई बताएं सर्च करके मुझे। अरे भाई आप लोग इंटरनेट वाले लोग हैं, मेरे को ही सर्च करना पड़ेगा। कब था जस्टिस रोहिणी, 2017। हाँ मेरे को 7 याद आ रहा था, इसीलिए हम सोचे 17-7 ऐसे ही कुछ मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था। ये यूहिन डेहीबार जो था ये तो 10 साल बाद हुआ था लागू, मतलब ये कहा गया था कि 10 साल बाद करना है, तो ये 1960 में हुआ था, ये 2004 में हुआ था, इसके बारे में हम कंफर्म है। इंटर स्टेट काउंसिल सबसे पहली बार 1990 में था ना। एससी का तो अभी तक उस तरह से नहीं है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। ये बता दीजिए 1990 में हुआ है ना ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है, आर्टिकल 263 में दिया हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, और ये 1990 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नेट में डायरेक्ट पूछा गया था ये। तो समझ में आ गया, इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट करते हैं ताकि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है कॉपरेट हो सके, स्टेट आपस में कॉपरेशन कर सके। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर होता है कि प्रेसिडेंट समन करते हैं दोनों हाउसेस को, मतलब बैठक बुलाते हैं। ओके, और कितना सेशन होना चाहिए? 2 सेशन जरूर होना चाहिए। पार्लियामेंट का 2 सेशन जरूर होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। तो मिनिमम 2 सेशन होना चाहिए, आमतौर पर 3 सेशन पार्लियामेंट का हम लोगों को देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर लोकसभा डिसॉल्व भी कर देते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा डिसॉल्व भी कर सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, ये जो है हाउसेस को एड्रेस भी करते हैं। पहली बार चुन कर आता है लोकसभा तो उसको अकेले जाके एड्रेस करते हैं या ज्वाइंटली दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं। ये भी चीज लिखा हुआ है कि पहली बार जनरल इलेक्शन के बाद हर एक 5 साल में या जब भी जनरल इलेक्शन हो उसके बाद पहला सेशन जो होता है उसमें एड्रेस करते हैं। ओके, ये दोनों हाउस में से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। 12 मेंबर जो राज्यसभा के हैं उनको नॉमिनेट करते हैं। ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है? ये प्रावधान हमने साउथ अफ्रीका से ले रखा है, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका से ही ले रखा है ना। साउथ अफ्रीका से। एक्चुअली मेरा दिमाग थक गया है पढ़ाते पढ़ाते। 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन वाले होते थे रिक्रूट, अब तो वो मेंबर रहे ही नहीं, तो ये तो पॉइंट हो गया इनवैलिड। ये मेरा नोट्स 5 साल पहले का है तो इसको भूल जाइए। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि मनी बिल होता है और जैसे में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करे तब तक बिल एक्ट नहीं बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब पार्लियामेंट जो है ये आपका सेशन में नहीं हो, तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो ये ऑर्डिनेंस वाला कहाँ लिखा है? 123 123 दुनिया में आना है फ्री, दुनिया से जाना है फ्री, ये आर्टिकल याद रखिएगा। और गवर्नर कैसे पास करता है? तो 213, इसको पलट दीजिएगा ऐसा करके। गवर्नर का ऑर्डिनेंस का पावर 213 में दिया हुआ है। और ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस समझते हैं ना, अध्यादेश, अध्यादेश होता है ऑर्डिनेंस। मतलब जब पार्लियामेंट जब नहीं है सेशन में तो कानून कौन बनाएगा? तो अगर कानून का अगर तुरंत का जरूरत है तो कानून का तुरंत का जरूरत कौन पूरा करता है? कानून का तुरंत का जरूरत ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट पूरा कर देते हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो लागू करते हैं, राइट। और ऑर्डिनेंस जो है ये 6 हफ्ते तक रह सकता है जब पार्लियामेंट बैठता है, रीअसेंबल होता है। अगर 6 हफ्ते के भीतर अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को जो है पारित नहीं करता तो ऑर्डिनेंस जो है वो खत्म हो जाता है। तो 6 हफ्ते का जो है वो टाइम ड्यूरेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ये अपना, और जो है आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का आर्टिकल बता चुके हैं, 48 से 151 है। फिर फिनांस कमीशन 280 में लिखा हुआ है। ये लोग दोनों जो हैं अपने रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं देते, ये पहले जो है प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट जाके पार्लियामेंट को रिपोर्ट देता है, फिनांस कमीशन का रिपोर्ट और कैग का रिपोर्ट। ओके, अगर प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? या तो उसको मंजूरी दे देगा साइन करके, या तो उसको अपने पास रख लेगा, विट होल्ड कर लेगा, या तो उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया एक बिल को और दोबारा से अगर उसी बिल को कुछ अमेंडमेंट के साथ या विदाउट एनी अमेंडमेंट उसको दोबारा से भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, तो फिर प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक चीज और याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो होता है ये प्रेसिडेंट डिनाई नहीं कर सकता है। इसके पास एक ही ऑप्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कि उसको साइन करना ही करना है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट ना विथ होल्ड कर सकता है, ना वापस भेज सकता है, ना कुछ कर सकता है, उसमें उसको साइन करना ही करना पड़ेगा। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रोविजन बनाया गया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको बनाया गया। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थक गए रे भाई। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के पास कुछ कुछ वीटो पावर होता है, एब्सोल्यूट वीटो होता है। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास बिल गया, उसने रिजेक्ट कर दिया, कुछ नहीं, वो मतलब एसेंट दिया ही नहीं, एब्सोल्यूट वीटो। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे। ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल के साथ किया जाता है, मतलब जो एक एमपी लाता है जो सरकार में नहीं है, ओके, वरना एसेंट दे दिया जाता है। फिर सस्पेंसिव वीटो होता है। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अपने पास इसको रख लेते हैं या फिर दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए इसको भेज देते हैं। फिर एक होता है पॉकेट वीटो। और कुछ छूट रहा है तो प्लीज एक आध लिखिए तो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपने पास इस बिल को जितना समय तक चाहे रख सकते हैं, इस पर कोई कार्रवाई ही ना करें। पॉकेट वीटो का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रखा है, इनफाइनाइटली रख सकते हैं प्रेसिडेंट उस बिल को। अमेरिका का प्रेसिडेंट 10 दिन से ज्यादा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो कर सकता है, कितने भी समय के लिए वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। और कुछ छूट रहा है क्या मेरे से? अगर कुछ छूट रहा है तो प्लीज बताएं हमको। अच्छा, क्वालिफाइड वीटो। एक बार हम प्रेसिडेंट चैप्टर निकाल के देख लेते हैं, सब कंप्लीट कराए ना आप लोगों को कि नहीं कंप्लीट कराए? कंप्लीट तो ये चैप्टर करा ही के मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एब्सोल्यूट वीटो हो गया, सस्पेंसिव वीटो हो गया, इतना ही वीटो पावर होता है और कोई वीटो पावर नहीं होता है। ओके, लक्ष्मीकांत में तो इतना ही वीटो पावर दे रखा है। एब्सोल्यूट वीटो हो गया, सस्पेंसिव बता ही दिए, पॉकेट वीटो बता ही दिए, हो गया। वो यूएसए में है, यहाँ 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 नहीं है। ओके, तो इतने वीटो पावर होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो में डायरेक्ट बोलेगा ना, साइन करेंगे जाओ। सस्पेंसिव वीटो में बोलेगा मालिक एक बार दोबारा से देख लीजिए, पार्लियामेंट को वापस कर देगा। लेकिन पार्लियामेंट दोबारा अगर भेज दिया तो उसको करना पड़ेगा साइन। पॉकेट वीटो में कुछ नहीं करेगा, विथ होल्ड करके बैठ जाएगा, उस पर बैठ जाएगा, बोलेगा हम इस पे कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे। इनफाइनाइट टाइम के लिए उसके पास पॉकेट वीटो होता है। अगर डिस्क्वालीफाई करना है किसी एमपी को, ओके, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसल्ट करता है। सबसे पहले आ, सबसे पहले कोई एमपी को डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? कोई एमपी को डिस्क्वालीफाई करेगा प्रेसिडेंट, पर ऐसे अपने मन से नहीं कर सकता है, उसको इलेक्शन कमीशन से अपना राय लेना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हाँ इस एमपी ने धांधली की है चुनावों में, तब प्रेसिडेंट जो है उसको हटा सकता है। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि जिसको मन किया रहे चलो तुम बाहर निकलो, तुम अब आज से एमपी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। हटाएगा वही, रिमूव वही करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का राय पे, ऐसा नहीं कि खुद से नहीं करेगा ऐसा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हम लोगों का वीटो पावर के बारे में। अब जो फिनेंशियल पावर है, फिनेंशियल पावर आप जानते ही हैं। कोई भी मनी बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट जो है उसके रिकमेंडेशन से ही जाता है। और मनी बिल को आमतौर पर प्रेसिडेंट जो है आ, उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता, या तो मनी बिल को रिजेक्ट करेगा, राइट, मतलब मनी मनी बिल के पास उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो रिजेक्ट कर देगा या फिर उसको साइन कर देगा, एक ही ऑप्शन है मनी बिल के पास। ऑर्डिनरी बिल के साथ ऑप्शन है कि वो विथहोल्ड कर ले या फिर उसको साइन कर दे या फिर रिटर्न कर ले, ये सब ऑर्डिनरी बिल के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तो साइन करना ही करना है, नो ऑप्शन एट ऑल। और मनी बिल में आमतौर पर साइन कर देता है, लेकिन साइन नहीं करेगा तो लौटा देना है उसको, ऐसा नहीं कि उस पर बैठ जाना है या उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है ना। मनी बिल्स कैन नॉट बी सेंट फॉर द रिकंसिडरेशन। रिमेंबर माय पॉइंट, पार्लियामेंट में एक बार और बताऊंगा, लेकिन यहीं से ध्यान में रखिए। ही अपॉइंट्स द फिनांस कमीशन हर एक 5 साल में, बार बार बता रहे हैं, 280 आर्टिकल में लिखा हुआ है। ये सब हम आपको पार्लियामेंट में बताएंगे, ना काफी हो गया प्रेसिडेंट का पावर। जुडिशियल पावर क्या होता है प्रेसिडेंट के पास? प्रेसिडेंट जो है वो आपको पार्डन ग्रांट दे सकता है। इतना सारा देखिए, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट,
रिमिशन, कम्यूट कहाँ गया भाई? देखिए इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें देखिए, एक तो पार्डन होता है, ये आर्टिकल 72 में दे रखा है। प्रेसिडेंट का क्षमा करने का जो ताकत है वो कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल 72 में दे रखा है। सबसे पहला होता है पार्डन। पार्डन में क्या होता है कि सजा पूरा का पूरा माफ हो जाता है। इनफैक्ट मृत्यु दंड भी जो है राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है और उसको जेल से बाहर भेज सकता है कि जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी। ओके, मतलब कानून ऐसी बता रहे हैं, मतलब ऐसा लीगली है, ऐसा कभी करेगा नहीं प्रेसिडेंट। ओके, तो पार्डन क्या होता है कि प्रेसिडेंट सजा माफ कर देगा किसी भी कैदी का, और पार्डन में थोड़ा बहुत सजा नहीं माफ करेगा, पूरा का पूरा सजा माफ करेगा, एकदम जी लो अपनी जिंदगी। वो पार्डन हो गया। और मौत का सजा माफ करने का अधिकार जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। क्योंकि गवर्नर के पास भी एक स्टेट में इतने ऐसी पावर मिले हुए हैं, लेकिन गवर्नर जो है, गवर्नर को 162 आर्टिकल में सब पावर मिले हुए हैं, लेकिन गवर्नर जो है, गवर्नर मौत का सजा माफ नहीं कर सकता। और इनफैक्ट मिलिट्री कोर्ट का भी कोई ऑर्डर है ना, मिलिट्री कोर्ट का, वो भी प्रेसिडेंट के अंडर में आता है। प्रेसिडेंट किसी मिलिट्री कोर्ट के ऑर्डर को भी पलट सकता है, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं होता। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पार्डन पावर में क्या डिफरेंस है? गवर्नर मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता और गवर्नर मिलिट्री कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको नहीं टाल सकता, प्रेसिडेंट कर सकता है। फिर दूसरा होता है आपका कम्यूट, पार्डन हो गया। दूसरा होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में जो है सजा कम कर दिया जाएगा, सजा कम कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद होता है आपका रिमिशन। ओके, रिमिशन, रिमिशन में भी सजा कम कर दिया जाता है, लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं होता है सजा का। जैसे आपको सशर्म अगर होता है ना, देखिए प्रिजन 2-3 तरह का जेल का सजा सुनाया जाता है। बोला जाता है कि 5 साल की सशर्म सजा सुनाई जाती है, मतलब आपको रेगुलस इम्प्रिजरमेंट, माने आपको काम करना पड़ेगा, आप नहीं काम कीजिएगा तो बड़ी मार मारेगा जेल वाला पकड़ के, खाना बनवाएगा आपसे, कैदी लोग का बाल वाला, अगर आप गलती से नाई हैं, आप जेल में हैं तो आप बाल काटिए सबका। ओके, तो वो रिगोरस इम्प्रिजरमेंट होता है, काम करना पड़ता है। तो रिमिशन तो हमने देख लिया। तो रिमिशन में सजा कम होगा, रिमिशन में सजा कम होगा, पर कैरेक्टर उसका चेंज नहीं होगा। अगर रिमिशन में रेगुलस इम्प्रिजरमेंट दे रखा है तो रेगुलस इम्प्रिजरमेंट बरकरार रहेगा, लेकिन अगर 5 साल का सश्रम सजा था तो वो 3 साल का सश्रम सजा हो जाएगा। तो कैरेक्टर जो है ना सजा का, वो चेंज नहीं करता, कैरेक्टर सेम रहता है। फिर उसके बाद आपका रिमिशन हो गया, फिर आपका रेस्पाइट हो गया। रेस्पाइट, रेस्पाइट में कोई अगर स्पेशल आपका कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कोई अपंग है बेचारा, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है, राइट, तो उसका सजा कम कर दिया जाता है, क्योंकि उसका स्थिति को देखकर। मान लीजिए कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, बेचारा फिजिकली डिसेबल है, तो उसको सजा माफ कर सकता है प्रेसिडेंट कि अरे बूढ़ा है, इसको 80 साल में बेचारा चला नहीं जाता है, इसके घुटने में दर्द रहता है, कहाँ से जेल में सर्वाइव कर पाएगा, छोड़ दिया जाता है। तो ये मतलब सजा कम कर दिया जाता है। ये हो गया आपका रिस्पाइट। और लास्ट में बचता है आपका रिप्राइव। ओके, रिप्राइव में क्या होता है? रिप्राइव में आपका सजा को टेम्पोररी सस्पेंड किया जाता है। टेम्पोररी जो है, ये रिप्राइव कौन मांगता है? रिप्राइव मांगता है जिसको मृत्यु दंड मिला रहता है। रिप्राइव में क्या होता है कि टेम्पोररी आपको सजा को जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिसको मृत्यु दंड है तो वो रिप्राइव मांगेगा सबसे पहले कि मालिक पहले फांसी पर मत चढ़ाइए, थोड़ा समय दीजिए, समय दीजिए। उसको समय मिलेगा तो बेचारा या तो पार्डन के लिए सीख करेगा या तो कम्यूटेशन के लिए बोलेगा, बोलेगा मालिक मृत्यु दंड को उम्र कैद में कर दीजिए, कम्यूट कर दीजिए सजा मेरा, या तो माफी कर दीजिए। तो माफ तो करेगा नहीं, जिसको मौत का सजा मिले उसको माफ करेगा, मजाक चल रहा है। कम्यूट कर देता है, बहुत को उम्र कैद में बदल देता है कम्यूट करके राष्ट्रपति। समझ में आया? ये सब 72 आर्टिकल में दे रखा है। आगे डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या क्या है? डिप्लोमेटिक्स पावर में है कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फोरम में। एम्बेसडर अगर आते हैं दूसरे देशों के डिप्लोमेट तो उनको रिसीव करता है एयरपोर्ट में जाके। इंटरनेशनल ट्रीटी जो कंक्लूड की जाती है उसी के नाम पे की जाती है। ओके, बोले ना, सब उसी के नाम पे किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने बोला ना राष्ट्रपति जी ने लगा दिया था आपातकाल, तो राष्ट्रपति जी ने आपातकाल नहीं लगाया था, लगाया था उन्हीं ने। इंटरनेशनल ट्रीटी भी प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन किसके नाम पर होगा? राष्ट्रपति के नाम पर उसको जो है इन्फोर्स किया जाएगा। फिर उसको सुप्रीम कमांडर माना जाता है, नाम के लिए ही है,
मतलब वो सुप्रीम कमांडर है नेवी का, एयरफोर्स का पूरा सेना जो है इसी के अंडर आता है। और इसीलिए युद्ध भी जब होता है ना, तो युद्ध भी होता है तो वो भी प्रेसिडेंट ही उसका जो है वो परमिशन देता है, बोलता है सैनिकों हमला, क्योंकि अंतिम में सुप्रीम कमांडर वही है नेवी का, एयरफोर्स का, लेकिन अंततः पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। ओके, बस वो नाम के लिए बोल देगा हमला, युद्ध जारी हो, राइट। तो ये चीफ जो है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का जो है ये करता है आपका पॉइंट। फिर उसके बाद वॉर डिक्लेयर करना, पीस डिक्लेयर करना, मैंने बोला ना युद्ध ये सब डिक्लेयर करना ये इसी के हाथ में है, लेकिन हम लोगों को पार्लियामेंट से जो है इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। इसका अलग अलग कंडीशन हम कभी पढ़ाएंगे। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी 352 में दे रखा है, नेशनल इमरजेंसी लगाने का ताकत राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट रूल लगाने का ताकत जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। जो आर्टिकल 356 में है, ये आर्टिकल का अलग कुछ जो होता है मतलब होता है, इसको मत याद कीजिएगा, आप पढ़ाएंगे इमरजेंसी तब पढ़िएगा इसको। 356 को याद रखिएगा। ओके, द स्टेट इमरजेंसी इज गिवन इन आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। उसके बाद फिनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में दे रखा है। फिनेंशियल इमरजेंसी आज तक लागू नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट रूल सैकड़ों बार लागू हुआ है। नेशनल इमरजेंसी हम बताएंगे, अलग अलग उसका भी नियम कानून होता है। वार के लिए हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए हो सकता है, आर्म्ड रिबेलियन के लिए हो सकता है, अलग अलग अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो कभी मैं पढ़ा दूंगा। इतना ही प्रेसिडेंट से पूछेगा। प्रेसिडेंट का क्रोनोलॉजी याद करना है। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ओके, देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे पहले प्रेसिडेंट कैसे याद कीजिएगा सबसे, और हम बताते जा भी रहे हैं क्या क्या है। सो देखिए, पहला जो 3 प्रेसिडेंट था ना वो वाइस प्रेसिडेंट भी बना, मतलब जो पहला जो 3 वाइस प्रेसिडेंट था ना वो प्रेसिडेंट बना। राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले बने प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद जो है वो सबसे लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट है, क्योंकि 2 बार बने हैं इन, और कोई 2 बार नहीं बना। राजेंद्र प्रसाद के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद कौन प्रेसिडेंट बनता है? उनके बाद प्रेसिडेंट बनता है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बनते हैं, जाकिर हुसैन का ऑफिस में ही डेथ हो जाता है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस, तो आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं वीवी गिरी। तो एक्टिंग वाले को याद नहीं करते हैं, लेकिन बाद में वीवी गिरी ही जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो जाकिर हुसैन के बाद कौन राष्ट्रपति बना? जाकिर हुसैन के बाद राष्ट्रपति बना वीवी गिरी। फिर वीवी गिरी के बाद क्या होता है कि आपका राष्ट्रपति बनते हैं, आप याद करिएगा, वीवी गिरी लगभग लगभग रहते हैं 1970 के आसपास में, 1970-72 ऐसा करके टाइम जो है पीरियड याद रखिएगा। उसके बाद इमरजेंसी लग जाता है। तो इमरजेंसी के समय कौन राष्ट्रपति है? इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद, राइट। और ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनका भी डेथ हो जाता है आपका ऑफिस में ही, इनका भी ऑफिस में डेथ हो जाता है। ओके, तो ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति होते हैं, इनका ऑफिस में डेथ हो जाता है। इन्हीं के टाइम में इंटरनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाती है, आई थिंक 24 की 25 जून को लगाती है, हमको ध्यान में नहीं है डेट, आप लोग देख लीजिएगा एक बार कौन सा है। सो समझ में आया? फखरुद्दीन अली अहमद याद रखिएगा, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो अनअपोज्ड मतलब जीते थे, मतलब उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ था, कोई कैंडिडेट उनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ था, सब पार्टी उनको जो है वो सर्वसम्मति से जिता दिया था। तो हु वाज द प्रेसिडेंट हु वोन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका, अरे क्या नाम भूल भाई, नीलम संजीवा रेड्डी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी बन गए। नीलम संजीवा रेड्डी के बाद बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का नाम ध्यान में रखिएगा। ज्ञानी जैल सिंह जो है पहले सिख प्रेसिडेंट होते हैं, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बाद, और यही ज्ञानी जैल सिंह ही प्रेसिडेंट होते हैं जो एक पोस्टल बिल होता है उसको वीटो कर देते हैं, मतलब वो उस पर साइन नहीं करते हैं। पोस्टल बिल क्या होता है ना? हाँ बताइए टुट्टू। और सर मतलब ये मतलब एक तरह से पॉकेट ये कर लेते हैं ना, मतलब पॉकेट हाँ वीटो जो होता है वो हाँ हाँ ज्ञानी जैल सिंह। हाँ, वो और पोस्टल बिल रहता है एक ठो।
पोस्ट ऑफिस में भाई। हाँ, वो जो पोस्ट ऑफिस बिल रहता है उसमें क्या था ना, सरकार नियम ला देता है कि कोई भी चिट्ठी विट्ठी अपना भेजेगा, कोई सामान भेजेगा तो सरकार बीच में खोल के पढ़ सकता है। तो प्राइवेसी के खिलाफ है ना जी। मान लीजिए हम कोई अपने आ, कोई कोई अपने मासूका को लिख रहा है लव लेटर, अब बीच में सरकार खोल के पढ़ लेगा तो ठीक नहीं लगेगा ना। तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा ये गलत बात है। कोई प्रेमी जोड़ा होगा, एक दूसरे को खत लिखेगा, पहले खत चलता था, आप पढ़ लीजिएगा, बीच में गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने पोस्टल बिल को क्या किया, पोस्टल बिल को उन्हें ना रोक रोक दिया, बोला कि ना इसको नहीं पास करेंगे। तो ज्ञानी जैल सिंह हो गए। ज्ञानी जैल सिंह के बाद कौन बनेगा, आर वेंकट रमन। ज्ञानी जैल सिंह के बाद कौन बना, आर वेंकट रमन। रिमेंबर माई पॉइंट। आर वेंकट रमन के बाद कौन बना, शंकर दयाल शर्मा। वेंकट रमन, राम जी शर्माते थे बहुत ज्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, इसीलिए शर्माते थे। तो वेंकट रमन राम, वेंकट रमन राम, राम जी शर्माते थे, शर्मा जी उसके बाद आएंगे, वेंकट रमन के बाद। शर्माते थे, राइट, राम जी शर्माते थे, तो शर्माते थे तो कौन आएगा, शंकर दयाल शर्मा। राम जी वेंकट रमन, राम जी शर्माते थे, शंकर दयाल शर्मा। राम जी किनके रूप हैं, नारायण के रूप हैं। नारायण भगवान विष्णु को हिंदुइज्म में बोला जाता है। तो के आर नारायणन अगले राष्ट्रपति। और उसके बाद से आप लोग को पता होगा, उसके बाद से एपीजे अब्दुल कलाम बने हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी है, प्रणब मुखर्जी बने हैं, रामनाथ कोविंद बने हैं, और रामनाथ कोविंद के बाद अभी द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। कुछ एक दो और फैक्ट बता देते हैं। के आर नारायणन पहले दलित, पहले एससी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट थे, और रामनाथ कोविंद दूसरे दलित प्रेसिडेंट थे, और द्रौपदी मुर्मू आज तक की पहली एसटी प्रेसिडेंट बनी है, पहली एसटी प्रेसिडेंट। अब महिला का तो बात छोड़िए, आज तक कोई एसटी प्रेसिडेंट ही नहीं बना था हमारे इंडिया में। क्लियर हो गया सबको। तीन का तो ऐसी नाम रहेगा याद, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का डेथ हो जाता है तो वो अपने कुर्सी से गिर जाते हैं। अब डेथ होगा तो आदमी गिरेगा ना जी, तो वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी, याद हो गया, वीवी गिरी। अब बीच में बस याद रख लीजिएगा, वीवी वीवी गिरी के बाद बस बीच में याद रख लीजिएगा फकरुद्दीन अली अहमद। इसका ट्रिक बहुत गंदा सा है, इसीलिए हम आपको बताएंगे नहीं, हम लोग अपने दोस्त लोग में डिस्कस करते थे, वो याद कर लीजिएगा, ओके। फिर अहमद जी के बाद कौन बनता है, नीलम संजीवा रेड्डी। ऐसा याद कर लीजिएगा कि अहमद जी को नीलम से प्यार हो जाता है। नीलम वैसे लड़का का नाम है, लड़की का नाम नहीं, मतलब लड़की का नाम है, बट नीलम संजीवा रेड्डी वॉज अ मेल। तो फकरुद्दीन अली अहमद को नीलम संजीवा रेड्डी से प्यार हो जाता है, तो नीलम जी बनी, राइट। और फिर उसके बाद आप याद रख लीजिएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का नाम याद हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी के बाद। और उसके बाद आप ध्यान रख लीजिएगा कि राम जी शर्माते थे और वो नारायण के रूप थे। तो राम जी, आर वेंकट रमन, एच डी शर्मा, शर्माते थे राम जी, और वो नारायण के रूप थे, के आर नारायणन, ओके। और फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। यही सब चीज लिखा हुआ है स्लाइड के, बस ऐसे 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 जा रहे हैं हम। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था जाकिर हुसैन साहब का, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। एम हिदायतुल्लाह बने थे। एक्टिंग वाला को नहीं याद करना है, ये सब भूल जाइएगा, भूल जाइए, भूल जाइए, मत याद रखिएगा। वीवी गिरी, फकरुद्दीन अली अहमद। एक्टिंग वाला को एकदम मत याद रखिएगा, ये भी बीच में इनका डेथ हो गया था तो बीडी जाटी बने थे। एक्टिंग वाला को नहीं याद रखना। नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन, सबसे बुढ़े थे, शंकर दयाल शर्मा। आप लोग पहचानते भी नहीं होंगे जी ये सब प्रेसिडेंट को। के आर नारायणन, हमको इनके टाइप से याद है, इनके टाइम से हमको याद है, हम मतलब उस समय बच्चा थे लाइक, बट हमको याद पड़ता है। के आर नारायणन सब याद कराता था मेरे को बचपन में। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट के बारे में सबको समझ में आया। अब प्रभु लोग डाउट हम कल लेंगे, मेरा गला रूंध चुका है, कल हमको उठ के 5:30 बजे क्लास भी लेना है। बोलिए पुट्टू। क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा प्रेसिडेंट का।
सर एक बस छोटा सा डाउट है सर, एक एमपी के वोट में और एक एमएलए के वोट में जो प्रेसिडेंट के लिए देते हैं सर, उसमें क्या डिफरेंस है? अलग अलग वैल्यू होता है दोनों का। वैल्यू में, हाँ। तो हाँ, मतलब ज्यादा तो एमपी के होता है या फिर एमएलए के? अब एमएलए तो भाई बहुत ज्यादा है ना जनसंख्या में, तो एमएलए का तो ज्यादा वोट होगा, सबको जोड़ देंगे तो। वैसे एमपी का ज्यादा वोट होता है, एक एमपी का वोट है 700 के आसपास में। और एमएलए का किसका कितना वोट होगा वो डिपेंड करेगा कि वो कौन राज्य का एमएलए है। पॉपुलेशन पे। राइट। हम्म। हमको लगता है कि सिक्किम का एक एमएलए का वोट शायद 7-8 के आसपास है। 8-8 के आसपास में, मात्र 8 वोट। पर वही आप देखिएगा तो 208 वोट है यूपी के एमएलए का, झारखंड का, हमारा झारखंड का एक एमएलए का 176 वोट है। कर्नाटका झारखंड का सेम है, इसलिए गलती से मेरे को याद है। बिहार का भगवान जाने, सर्च करके देखिएगा कभी। सबको समझ में आया? मजा आया पढ़ने में? अच्छा, ये आईएफए करके कौन ज्वाइन करता है ये? आप आपका क्या नाम है ये जो आईएफए करके आप ज्वाइन करती हैं या करते हैं? क्योंकि क्योंकि ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है मेरे क्लास में, प्लीज अगर आप बता पाए। क्योंकि आप रेगुलर हैं बट मैं आपको जानता नहीं हूँ, बाकी सबका नाम मैं जानता हूँ, सबसे बात होती है मेरी। आप कमेंट में भी लिख सकती हैं या लिख सकते हैं। ओ अच्छा, आप वासिफा हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वासिफा तो है हमारे क्लास में, आपको हम जानते हैं। आशरिफा, वाशिफा, नाजमी, गीति, स्वप्ना, सबका नाम याद हो गया है, जितने भी अभी हैं सबका नाम है याद मेरे को, जो रेगुलर क्लास करते हैं। अब प्रभु इजाजत चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस से पता नहीं कितना घंटा पढ़ा दिया, भगवान जाने। बाप रे बाप, 12 बजे 4 घंटा का आप लोगों ने क्लास किया, बहुत बहुत धन्यवाद कॉपरेशन के लिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में। कल में भी छुट्टी हो, कल में भी थर्सडे है, कल में भी छुट्टी हो, कल में भी क्लास ले सकते हैं, हम आपको बता देंगे। क्योंकि देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म फॉलो कीजिए। संडे के दिन ही सबका छुट्टी हो ऐसा नहीं है, मेरे को थर्सडे के दिन भी छुट्टी चाहिए हो सकता है, राइट। संडे के दिन पढ़ लिया जाएगा, थर्सडे के दिन छुट्टी कर देंगे एक दिन। कल की क्लास इतनी लेट नहीं होगी क्योंकि मेरे अमेरिका के क्लासेस हो जाएंगे रात में, तो कल के क्लासेस इतनी लेट नहीं होगी, डोंट वरी, राइट। तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, कल क्लास में भी नहीं भी हो सकता है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में, बाय, गुड नाइट सबको, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए।